जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? सब तरह खैरियत से हैं। आज हम अपनी एक नई सीरीज़ का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है जी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनल का क्या मतलब है, और इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस डिफरेंट कंट्रीज में कैसे वरी करती है। आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशन, डिफाइनिंग ऑफ प्रोफेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन का मतलब होता है कि अ पेड ऑक्यूपेशन, especially one that involves lengthy training and a formal qualification. इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको अगर प्रोफेशन के बारे में बताऊं तो वो ये कह रहा है, ऐसी जॉब जहां आपको सैलरी मिलती हो, आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ती हो और डिग्री रिक्वायर्ड होती हो। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सारे प्रोफेशन है। सिंपल वर्ड्स में जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है लाइक सैलरी, तो वो आपका एक क्या हो गया, प्रोफेशन। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म लाइक प्रोफेशन, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो अब बात करते हैं हम प्रोफेशनल की और प्रोफेशनलिज्म के बारे में। कैरी अ होल वैरायटी ऑफ मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोफेशनल क्या है? कहता है प्रोफेशनल वो शख्स होता है जो किसी फील्ड में ट्रेन और क्वालिफाइड हो। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोफेशनल वो पर्सन होता है जो किसी फील्ड में ट्रेन और क्वालिफाइड हो। और प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर, ये प्रोफेशनलिज्म। जैसे एक जगह पे आप जॉब तो कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, ये प्रोफेशनल हो गया, लेकिन आप वहाँ पे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आप टाइम पे आते हैं, आप अपने काम की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप सबके साथ बड़ा रेस्पेक्टफुल जो है वो बिहेवियर अपनाते हैं, एथिकल वर्किंग करते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ डिग्री ले लें लेकिन एटीट्यूड अच्छा ना हो तो आप एक ट्रू प्रोफेशनल नहीं कहलाते। ठीक है, अगर आप एक ट्रू प्रोफेशनलिज्म कहलाना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह का अपना एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, तो इसको हम कहेंगे प्रोफेशनलिज्म। उम्मीद करता हूँ कि प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म का मतलब आपको समझ आ चुका होगा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो वर्ड है ना प्रोफेशनल, हर जगह इसका सेम मीनिंग नहीं होता। ये वर्ड है प्रोफेशनल, इसका सेम जो मीनिंग है वो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल राइटर, यहाँ पर लिखा हुआ इन सम कंटेक्स्ट दे आर सिंपली डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल राइटर, प्रोफेशनल राइटर मतलब वो राइटिंग से अर्न करता है। प्रोफेशनल जो राइटर होता है वो कहाँ से अर्निंग करता है? राइटिंग से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो प्रोफेशनल वर्क होता है ना वो बड़ा हाई क्वालिटी का काम होता है, तो कभी ये वर्ड सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है और कभी तारीफ के लिए भी यूज होता है। कौन सा वर्ड? प्रोफेशनल। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पे लिखा हुआ है द लीगल एंड सोशल स्टेटस ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोफेशन is markedly different in different countries. In particular, the position in the USA is very different from that in the UK. यहाँ पर बात की जाती है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशन की डिफरेंट कंट्रीज में वैल्यू है। यूएसए में और है, यूके में और है, दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। डिफरेंट कैसे? इंजीनियरिंग को जो यूएसए के अंदर इंजीनियरिंग इंजीनियर जो होते हैं उनको लाइसेंस लेना होता है, स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर सर्टिफिकेशन होती है, जो इंजीनियर है उनको प्रॉपर जो है वो सर्टिफाइड भी होना पड़ता है। लेकिन यूके में क्या है कि चार्टर इंजीनियर सिस्टम होता है,
थोड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है। मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर इन लाइन को बताता चलूँ कि इंजीनियरिंग का स्टेटस हर कंट्री में डिफरेंट होता है। चल इस स्लाइड्स के अंदर हमने ये चीज़ सीखी है कि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क क्या है, और इंजीनियरिंग प्रोफेशन का ग्लोबल स्टेटस क्या है। अगर आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आया है तो अभी तक आपका बनता है कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, तो आके मैं आगे भी आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड है कि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या चीज़ है, यानी वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो किसी जॉब को प्रोफेशन बनाती हैं। द कलेक्टिव बॉडी ऑफ पर्सन इंगेज इन एनी प्रोफेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि हर प्रोफेशन के पीछे एक कलेक्टिव बॉडी होती है। हर प्रोफेशन के पीछे एक कलेक्टिव बॉडी होती है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रोफेशन को मैनेज करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रोफेशन को मैनेज कर रही होती है। फॉर एग्जांपल इंजीनियर के लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल्स होती हैं, यानी कि बॉडी रूल्स बनाती है और सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसको हम कहते हैं कलेक्टिव बॉडी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है एटलीस्ट विद इन द यूके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम अपेरेंट। पहले इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर वो क्या है जी, प्रोफेशन अपनी एंट्री खुद कंट्रोल करता है। द कलेक्टिव बॉडी कंट्रोल एंट्री टू द प्रोफेशन। मतलब इसका क्या है कि हर कोई इजीली एंटर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं एंटर होने के लिए आपको उसकी डिग्री और क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल आप बिना इंजीनियरिंग डिग्री किए इंजीनियर नहीं बन सकते। आप आईटी की डिग्री किए बगैर आईटी प्रोफेशनल जो है वो नहीं बन सकते, ठीक है। इससे क्वालिटी मेंटेन रहती है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ रहा है द कलेक्टिव बॉडी इज सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी in the sense that it established and enforces a code of conduct on its members। कहते हैं इस दूसरी करेक्टरिस्टिक्स में प्रोफेशन खुद अपने रूल्स बनाते हैं और खुद ही उन रूल्स को एनफोर्स करते हैं। कैसे? इसे कहते हैं सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ रेगुलेट। जो रूल खुद बनाए खुद ही एनफोर्स करे उसको हम सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ रेगुलेटरी का नाम देते हैं। मैं मजीद इसके बारे में बताता चलूँ कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसके अंदर एथिक्स फॉलो करनी होते हैं, रूल ब्रेक करने पर एक्शन होता है। यानी कि अगर आप कोई रूल तोड़ देते हैं तो उस पर जो है वो एक्शन भी होगा। ये प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करता है, प्रोफेशन को नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है द कलेक्टिव बॉडी इज एस्टेब्लिश्ड आइदर बाय अ रॉयल चार्टर और बाय अ स्टैट्यूट, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट which define the contents of its authority and require it to undertake certain duties and responsibilities। ये क्या चीज़ है? तीसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें प्रोफेशनल लीगली रिकॉग्नाइज हो रहा है, लीगली इसकी पहचान हो रही है कि यूके में ये रिकॉग्निशन दो तरह से मिलती हैं। यूके के अंदर दो तरह से पॉइंट है, एक पॉइंट लिखा हुआ है रॉयल चार्टर और एक लिखा हुआ है बाय स्टैट्यू यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इनको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफिशियली अलो करती है कि ये बॉडी अपना सिस्टम चलाए, उनको इजाज़त दे देती है कि वो अपने निज़ाम को जिस तरह चलाना चाहती है चला सकती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन होती हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बताई जाती हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड्स के अंदर हमने ये सीखा है कि एक प्रोफेशन बनने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: एंट्री कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ गवर्निंग, लीगल अथॉरिटी। इन चीज़ों की वजह से कोई भी फील्ड एक प्रॉपर प्रोफेशन बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्लाइड की भी आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है इसके बारे में हम प्रोफेशन की थोड़ा और मज़ीद जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोफेशन जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन प्रोफेशन। सॉलिसिटर, बैरिस्टर, ये लॉ की फील्ड में यानी कि वकील की फील्ड में आ रहा है। डॉक्टर और डेंटिस्ट जो है वो ये भी एक प्रोफेशन है।
अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है, सर्वेयर एक प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी एक प्रोफेशन है। ये सब प्रोफेशन है इसलिए क्योंकि इनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है, इनकी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं और ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं। लेकिन आगे कहा जा रहा है नॉट इन प्रोफेशन, ये प्रोफेशन नहीं है। क्या चीज? कि टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन नाउ। आज के दौर में अब बड़ा सरप्राइजिंग पॉइंट है कि टीचिंग को उस वक्त प्रोफेशन नहीं माना गया पहले। लेकिन क्यों? चले इसकी रीजन समझते हैं। रीजन क्या है जी? एंट्री टू स्कूल टीचिंग डिपेंडेड ऑन रिकॉग्निशन by the Department of Education and Science, a government body rather than by an independent chartered body, and there was no independent body which set down a code of conduct। ये क्या रीजन है? इसमें पहला रीजन, काफी सारे रीजन है इसके अंदर, आइए डिस्कस करते हैं। पहला रीजन, टीचिंग में एंट्री कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। स्पेशली कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, यानी टीचर की सिलेक्शन और रिकॉग्निशन गवर्नमेंट करती थी, ना कि कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बॉडी। दूसरी रीजन, टीचिंग के लिए कोई इंडिपेंडेंट चार्टर्ड बॉडी नहीं थी, मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो टीचर्स को रेगुलेट करे और प्रोफेशन को कंट्रोल करे। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट मेंशन है, नो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। तीसरा रीजन, कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कोड ऑफ कंडक्ट सिस्टम नहीं था, मतलब टीचर्स के लिए क्लियर प्रोफेशनल रूल्स नहीं थे और उनको इन्फोर्स करने वाला भी कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं था। एक इम्पॉर्टेंट बात इसी स्लाइड्स के बारे में, आज के टाइम में टीचिंग का कोई कंट्री में प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन ये स्टेटमेंट उस वक्त के यूके सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कौन सी फील्ड प्रोफेशन है और टीचिंग को उस वक्त प्रोफेशन क्यों नहीं माना गया। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दें, ताकि सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।